बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो इसका मोमेंटम होती है। किसी भी मूविंग बॉडी में जितनी मिकदार हरकत क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसे लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लीनियर वेलोसिटी से जा रही है, तब लीनियर मोमेंटम होगा। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी है, तब बॉडी की जो मोशन होगी वो एंगुलर होगी, उसमें मोमेंटम भी एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमने डील करना है लीनियर मोमेंटम व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसको डिफाइन यूँ करते हैं कि इट इज़ quantity of motion contained in a moving body। किसी मूविंग बॉडी में जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है वो उस बॉडी का मोमेंटम कहलाती है। डिनोटेड बाय, इसको P से डिनोट करते हैं। एंड मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। अगर इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस बॉडी में कितना मोमेंटम होगा इसका फैसला कौन करेगा? इसका मास कितना है और बॉडी में वेलोसिटी कितनी है। जबकि पत्थर हमें लगता है, चोट लगती है। कब चोट ज़्यादा लगेगी? जब पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा होगा। दो चीज़ें जब ज़्यादा हों, अगर ज़्यादा वज़नी पत्थर है ज़्यादा चोट लगेगी, ज़्यादा स्पीड से आके टकराएगा तब ज़्यादा चोट लगेगी। गोया मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम का डिपेंड दो चीज़ों पर होता है, मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर है, डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी। और इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये SI बेस यूनिट है, या एक और यूनिट भी होता है न्यूटन सेकेंड। ये भी SI यूनिट है मगर SI बेस यूनिट नहीं है, ये SI बेस यूनिट है। सो न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसका फोर्स से करीबी ताल्लुक है। चेक करते हैं मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है। इनके दरमियान ताल्लुक ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है। इसको समझने के लिए फर्स्ट करें एक बॉडी है जिसका मास m है और ये इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। ए फुटबॉल विद मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस फुटबॉल पे किक लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है, जिसके नतीजे में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसकी वेलोसिटी बढ़कर vf हो जाती है तो इसके मोमेंटम में भी चेंज आएगी। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mvf। तो फोर्स लगाने से फर्ज करें वेलोसिटी बढ़ी है, मोमेंटम बढ़ गया, तो मोमेंटम में चेंज कितनी आई है? चेंज कैसे मालूम की जाती है? चेंज इन मोमेंटम is equal to final momentum minus initial momentum, that is change in momentum।
अब ये चेंज फ़र्ज़ करें वेलोसिटी में चेंज t टाइम में आई है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी चेंज को टाइम पे डिवाइड करते हैं। ये चेंज जितने टाइम में आई है टाइम पे डिवाइड कर लिया जाए तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाता है। m कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एंड दैट इज़ एक्सेलरेशन, तो ये एम ए बन गया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ एम ए क्या होती है? फोर्स, न्यूटन लॉ के मुताबिक। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum is equal to force। इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन को यूं भी लिखते हैं, force is equal to rate of change of momentum delta p over delta t, rate of change of momentum। बिल्कुल वैसे ही जैसे rate of change of velocity एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो वो फोर्स क्या काम करती है? वो फोर्स बॉडी के मोमेंटम में चेंज पैदा करती है। अब चेंज का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम बढ़ जाएगा, डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन पे। तो मोमेंटम में चेंज पैदा होती है, मोमेंटम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मोमेंटम बढ़ रहा है, तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम पैरेलल होंगे। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, मोमेंटम में कमी आ रही है, तो फोर्स और मोमेंटम अपोजिट, एंटी पैरेलल होंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप यही बताएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये भी स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, लेकिन आप कहेंगे हमने तो न्यूटन सेकंड लॉ ये पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कैसे हो गया? तो ये एक ही बात है। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एम कांस्टेंट है, चाहे आप इसको डेल्टा के बाहर लें या अंदर लें, मास में चेंज नहीं आती, वेलोसिटी यहाँ लिख दिया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये वही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। एक और चीज़ है जिसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स हम तब शुमार लेते हैं जब फोर्स कांस्टेंट ना हो। फर्ज करें क्रिकेट बॉल है, उसको बैट्समैन हिट करता है, जब बॉल को हिट की जाती है वो फोर्स हर इंस्टेंट पे डिफरेंट होती है, कांस्टेंट नहीं होती। वहाँ बजाय मोमेंटम मालूम करने के हम इम्पल्स चेक करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। हमने ये क्वेश्चन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है। अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो डेल्टा पी होगा एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, इसे इम्पल्स कहते हैं। गोया जो इम्पल्स है ये चेंज इन मोमेंटम है। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो याद रखिए, इम्पल्स सिंपल चेंज इन मोमेंटम है,
लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट न्यूटन है, मगर इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड है, क्योंकि इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।